हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टीएनसीज के बारे में, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। समझा था हमने कि टीएनसीज होती क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, क्यों जो फर्म्स हैं वो ट्रांसनेशनल बनना चाहती हैं, और हमने समझा था डिफरेंस बिटवीन एमएनसीज एंड टीएनसीज। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टीएनसीज, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीएनसी कंसिडरिंग होस्ट कंट्री एज वेल एज होम कंट्री, और समझेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से टीएनसीज का क्या रोल रहा है। तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ टीएनसी फॉर द होम कंट्री, की होम कंट्री के लिए टीएनसी कैसे एडवांटेजेस है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, टीएनसीज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो प्रोडक्ट्स उसकी होम कंट्री में बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की क्या होती है, मार्केटिंग हो जाती है। कैसे? टीएनसीज होम कंट्री के अलावा और डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में अपने बिजनेस यूनिट्स को स्टैब्लिश करती हैं, जिसकी वजह से जो होम कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मार्केट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ द होम कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड बिक रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बूम आएगा, वो उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो डिमांड है सिर्फ होम कंट्री तक नहीं रह गई है और डिफरेंट कंट्रीज तक शिफ्ट भी हो गई है। तो इससे वजह से क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, होम कंट्री कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द फॉरेन कल्चर ब्रॉट बाय द टीएनसीज। अब जब टीएनसीज डिफरेंट कंट्रीज में अपनी फर्म्स को स्टैब्लिश करती हैं तो क्या होता है कि वहाँ के वो कल्चर को भी अडेप्ट करती हैं। ठीक, जब वहाँ के कल्चर्स को अडेप्ट किया, वहाँ से कुछ सीखा, तो वो क्या करती हैं, अपनी होम कंट्री में भी अगर जो अच्छा लगता है उसको अपनी होम कंट्री तक लेके भी आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, they create employment opportunities to the people of home country both at home and अब टीएनसीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी होम कंट्री के लिए। वो कैसे बढ़ेंगी, देखिए, अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, एक मैं कहती हूँ एक नॉर्मल स्केल पे हो रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ वर्ल्ड वाइड सेल करनी है तो आपको प्रोडक्शन भी उस हिसाब से करना होगा, और प्रोडक्शन के लिए मैन पावर भी चाहिए होगी। तो जब मैन पावर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको मैन पावर को रिक्रूट करना पड़ेगा, और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होम कंट्री में बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ टीएनसीज टू द होस्ट कंट्री। अब समझते हैं कि होस्ट कंट्री के लिए कैसे टीएनसी एडवांटेजेस है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द इन्वेस्टमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इनकम लेवल ऑफ द होस्ट कंट्री इंक्रीजेस ड्यू टू ऑपरेशंस ऑफ टीएनसी। जब होस्ट कंट्री में या होम कंट्री के बाहर कोई और कंट्री में अगर टीएनसी या फर्म्स एस्टैब्लिश होती हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा लेके आती हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल पे कहिए, एम्प्लॉयमेंट या लोगों की इनकम लेवल पे। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट एक तरह से हो जाता है होस्ट कंट्री का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंडस्ट्रीज ऑफ द होस्ट कंट्री गेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू टीएनसी। अब होस्ट कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर यूनिट्स आके, फॉरेन यूनिट्स अगर आके वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो भी कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो उतनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपनी मार्केट में नहीं यूज कर पा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज में नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन टीएनसीज की वजह से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द होस्ट कंट्री कैन रिड्यूस इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ड्यू टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टीएनसीज इन द होस्ट कंट्री। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव बीओपी।
अब देखिए, जब फॉरेन यूनिट्स आपकी ही कंट्री में आके एस्टैब्लिश हो गई हैं तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो आपकी ही कंट्री में हो रहा है। ठीक, जब प्रोडक्शन अपनी कंट्री में हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं तो हमारा जो बीओपी का बैलेंस है वो फेवरेबल हो जाता है, और बीओपी की जो कंडीशन दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके इनफ्लोज हैं वो बढ़ जाते हैं और आपके आउटफ्लोज कम हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है TNCs break local monopolies, create competition among domestic companies and thus enhance competitiveness। देखिए, अब TNCs के होस्ट मार्केट में आ जाने से, मैं कहूँ होस्ट कंट्री में आ जाने से क्या होता है कि जो लोकल मोनोपोलीज है, जो डोमेस्टिक मार्केट के जो आपके एंटरप्राइजेस हैं, उनकी जो मोनोपोलीज है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मनमानी की तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाएंगे। ठीक, तो एक तरह से ये मोनोपोलीज को कम कर देता है और एक कॉम्पिटिशन लाता है मार्केट में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि होस्ट कंट्री का भी डेवलपमेंट होने लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ TNCs इन द होस्ट कंट्री। अब जब नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा कंट्री में, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और जो होस्ट कंट्री है वो काफी ज्यादा राइज करने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ना अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ TNCs फॉर होस्ट कंट्री। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हमारा TNCs में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी विच हैज बिकम आउटडेटेड इन द होम कंट्री। तो TNCs क्या कर सकती हैं, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, जो उनके होम कंट्री में नहीं यूज हो रही है, वो क्या कर सकती हैं कि वो होस्ट कंट्री में उसको ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसके लिए, होस्ट कंट्री के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा TNCs do not operate within the national autonomy, they may pose a threat to the economic and political sovereignty of the होस्ट कंट्री। मतलब कि देखिए, TNCs के बारे में हमने जब कल डिस्कस किया तो हमने क्या बात की थी कि TNCs अपनी कंट्री के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज में होती है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में स्टैब्लिश होती हैं। ठीक, अब एक से ज्यादा कंट्री में अगर स्टैब्लिश हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं होस्ट कंट्री के लिए थ्रेट बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सोवरेनिटी वहाँ की खराब कर सकती है। हो सकता है कि वो दूसरी जगह जाके स्टैब्लिश हुए तो वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को इतना ज़्यादा कंसिडर ना करें, जो उसके रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करना शुरू कर दे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो होस्ट कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ जाएगी। तो एक तरह से ये थ्रेट भी हो सकती है। ठीक, और यहाँ थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ ये होगा, सॉरी, वो सकता है लिखने में गलती हो गई हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा TNCs may kill the domestic industry by monopolizing the host country's market। अभी हमने डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस में कि TNCs मोनोपोलीज को ब्रेक करती हैं लोकल मार्केट की, और यही डिसएडवांटेज में क्या बोल रहा है कि TNCs डोमेस्टिक मार्केट को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को किल कर सकती हैं मोनोपोलाइज करके, मतलब अपनी मोनोपोली बना के। ठीक, क्योंकि जो TNCs हैं हो सकता है वो प्रोडक्ट्स को काफ़ी चीप रेट पे बनाएं, ठीक, और काफ़ी चीप रेट पे सेल भी करें, लेकिन वहीं डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है वो प्रोडक्ट्स को इतने चीप रेट पे नहीं बना पा रही। ठीक, तो कहीं ना कहीं TNCs मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी और खुद की एक मोनोपोली बनाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा In order to make profit, TNCs may use natural resources of the host country indiscriminately and cause depletion of the resources। जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब TNCs होस्ट कंट्री में रहेंगी, जिस कंट्री में भी होंगी, वहीं के रिसोर्सेज को यूज करेंगे और वहीं के रिसोर्सेज को डिप्लीट भी करेंगी, जो कि होस्ट कंट्री के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ TNC फॉर द होम कंट्री। अब ये होम कंट्री के लिए कैसे डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है TNCs डाइवर्ट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम देयर होम कंट्री। TNCs जो हैं अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करती हैं और होस्ट कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं, जो कि एक होम कंट्री के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका भी काफी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
TNCs establish production centers in those countries where cheap labor is available, thus creating unemployment in the होम कंट्रीज। तो अगर TNCs दूसरी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्शन को सेटअप करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी होम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस यूनिट हो, चाहे वो TNC हो, MNCs हो या कोई स्मॉल फर्म हो, सब प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। और प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आपके जो लेबरर्स हैं या आप जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी चीप रेट पे हो। तो जो भी MNCs या TNCs हैं वो उधर ही शिफ्ट हो जाती हैं जहाँ पे उनको लेबर काफ़ी चीप मिलता है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी होम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, TNCs also often violate environmental conditions by establishing industries in many countries where environment regulation are lack। मतलब कि TNCs खुद को इतनी ज़्यादा कंट्रीज में establish कर लेती हैं without knowing the environmental regulations क्या हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि लैक्स का क्या मतलब होता है। लैक्स का मतलब होता है नॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड, मतलब कि जो होम कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग बन रहा होगा, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रहा होगा, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा होगा, राइट। लेकिन हर जगह की इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं होती है, ठीक। अब जब TNCs दूसरी होस्ट कंट्री में शिफ्ट हो जाती हैं और अपनी यूनिट्स स्टैब्लिश करती हैं तो वो जो होम कंट्री में प्रोडक्ट बना रही है वही प्रोडक्ट वो क्या करती हैं, होस्ट कंट्री बनाती हैं। अब दोनों जगह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या हैं, अलग हैं, ठीक। तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मैच ना हो पाए और होम कंट्री के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड बन रहा है तो वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर होम कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रहा है, होस्ट कंट्री में अलग स्टैंडर्ड, तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट मिसमैच होगा जिसकी वजह से जो होम कंट्री की जो वो मैं कहूँ कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है तो उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी जो सेल्स है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए डिसएडवांटेजेस। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब समझते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव हिसाब से TNCs का क्या रोल रहा है। देखिए, since many TNCs found that India's domestic market was large, they persisted to operate within the framework of the Indian policies, though the policies were considered वेरी रेस्ट्रिक्टिव। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, इसीलिए यहाँ पे FDI का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि हम अपने पिछली सेशंस में भी डिस्कस किए थे कि इंडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रहता था और सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करता था, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था या फिर करता भी था तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड या कुछ सेक्टर्स में या कुछ कंट्रीज के साथ ही ट्रेड करता था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन दिया FDI में और उसके बाद ही TNCs या MNCs इंडिया में आके स्टैब्लिश हुई और इंडिया को ग्रोथ की तरफ ले गई, ठीक है। लार्ज TNCs लाइक फिलिप्स, Unilever, Glasgow, Welcome, Coca-Cola, Pepsi, IBM, Brook Bond are operating in India and many of them are diversifying into large number of consumer industries। तो इन सब कंपनीज या इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेशंस के नाम आपने सुनी रखे होंगे, दे आर वेरी मच पॉपुलर। तो ये सब है हमारी TNCs जो कि ऑपरेट कर रही है इंडिया में भी और अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इन कंज्यूमर मार्केट में, ठीक है। सो दिस एंड्स अप आवर चैप्टर नंबर 7। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। एक टॉपिक है जो कि है थ्योरीज एक्सप्लेनिंग इमर्जेंस ऑफ TNCs इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी। लेकिन मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे थे, इनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हाँ, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।